नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए और थैंक्स आप इसे लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका ये साथ ही मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आगे और प्रेरणा देता है। तो आज मैं आपके लिए नमाज बनाने की एक बेहद सरल तरीके से नमाज बनाने के लिए वो विधि लेके आ रही हूँ कि हम आसानी से नमाज किस प्रकार बनाएं। हालांकि बहुत लोग ये कहेंगे कि नमाज तो बना हुआ आपको सॉफ्टवेयर में ही मिल जाता है, किंतु यदि आप किसी चीज को जानना चाहें कि वह कैसे कार्य करती है, क्यों कार्य करती है और किस उस कार्य से आपको क्या लाभ होता है, तो उसकी तह तक जाना जरूरी है। और जो लोग ज्योतिष अभी सीख रहे हैं उन्हें तो इन वर्गा चार्ट्स को सीखने में आनंद आएगा। तो मित्रों, मैं आपको नमाज बनाने की विधि सिखाऊंगी और अपनी क्लास में आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी दूंगी। यानी आपको इस YouTube में D9 कुंडली बनाने का सटीक नियम मिलेगा, उसकी विधि और नमाज देखने का क्या महत्व है। उसके बाद जो लोग नमाज को अच्छे से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरी क्लास में विस्तार से आप ये पढ़ेंगे कि नमाज देखने का सही तरीका क्या है, नमाज किस किस प्रकार से देख सकते हैं और नमाज का फलित में क्या महत्व है। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम यही जाने कि नमाज क्यों देखते हैं या नमाज कितने प्रकार के हैं। हमारा नमाज जन्म कुंडली के 9वें भाग यानी आपके लगन की जो 30 डिग्री का स्पैन है, उसका 9वां अंश जो डिग्री होती है, उस डिग्री से उसका 9वां अंश निकल के नवांश में जाता है, वही नवांश है। नवांश जिस राशि जिस राशि में ग्रह कितनी डिग्री पर है, उस डिग्री के द्वारा हम नवांश में उसे बिठाते हैं। और नवांश हमारी जन्म कुंडली की परछाई है और वो परछाई ऐसी है कि हम तो अपना ड्रीम देखते हैं, हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये सब है, हम अपना ये काम कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई का भाव बहुत बली है, हम पढ़ाई बहुत अच्छी अपने बच्चे की कराएंगे, उसकी शादी बहुत अच्छे से होगी, बड़े रिच घर में होगी, या बड़ी सुंदर स्त्री आएगी, या बड़ी भली मानस आएगी या नहीं आएगी, ये सब हमें D1 में दिखाई देता है। लेकिन जब असल में क्या आएगा, क्या फलित होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, वो नवांश तय करेगा। आपका लग्नेश नवांश में कहाँ है, किस परिस्थिति में है, आपकी पढ़ाई का स्वामी कैसा है, पढ़ाई के भाव का स्वामी नवांश में कैसा हो गया। भले ही यहाँ उच्च का है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में अगर पढ़ाई का सुख नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन आप नवांश में देख सकते हैं। दैट मीन्स कि आपकी परछाई, आपकी छवि जो आप सामने देखते हैं वह एक्चुअल है, वही नवांश है। और जो D1 है वह आपकी चाहत है, वह आपके सपने हैं कि हम ऐसा होना चाहते हैं, हम इसके लिए क्या करें कि हम वैसा बने।
वो हमें नवांश से पता लग सकता है। दूसरा नवांश भी, एक तो पराश्री नवांश है, पुष्कर नवांश है, और साथ ही हमारे नाड़ी ज्योतिष वालों का भी नवांश देखने का तरीका बहुत सरल तरीका है, जो मैं अपनी क्लासेस में आपको बताऊंगी। यहाँ मैं केवल आपको नवांश बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। महत्व मैंने आपको बता दिया, फिर भी अब आप मेरे साथ देखें कि नाड़ी ज्योतिष में भी जो है उस नवांश को कैसे देखें। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पूर्व हम नवांश कैसे बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। हम सभी ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्हें राशियों के तत्वों का ज्ञान अवश्य होगा। जैसे अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 और जल तत्व की राशियां 4, 8, 12। ये राशियां हैं। मैंने यहाँ राशियों की संख्या लिखी है जो कि सिंबल वाइज राशियों के नाम बताती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन। इन सभी तत्वों में एक एक तत्व चर राशि, एक स्थिर राशि और एक द्विस्वभाव राशि का रहता है। हम इन्हें गिनती से 1, 2, 3 करके ऊपर से 1, 2, 3, 4 लिख दें, फिर 5, 6, 7, 8 लिख दें, 9, 10, 11, 12 लिख दें, तो भी ये लाइन से अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व बन जाता है। ये हम सब ज्योतिष प्रेमी जानते हैं, फिर भी मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता रही। इन सब में जो चर राशि होती है वही महत्वपूर्ण है। यानी अग्नि तत्व की चर राशि मेष है, पृथ्वी तत्व की मकर है, वायु तत्व की तुला और जल तत्व की कर्क राशि हमारी जो है चर राशि है। अग्नि तत्व की राशियों में बैठा ग्रह इन तत्वों में किसी भी डिग्री पर हो, हमारी गिनती मेष राशि से आरंभ होगी। पृथ्वी तत्व की राशि, उसमें जो चर राशि है मकर है, यानी वृषभ, कन्या और मकर में ग्रह किसी भी डिग्री पर बैठा हो, किसी भी नवांश में हो, हमारी गिनती मकर से ही आरंभ होगी। ऐसे ही वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ में से तुला राशि चर राशि होने से इन तीनों राशियों में बैठा ग्रह किसी भी नवांश में हो, उसकी गिनती तुला से ही आरंभ होगी। और जल तत्व की राशियों में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में कर्क राशि चर राशि है, तो हमारी गिनती कर्क से आरंभ होगी। अब नवांशा देखें तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है। 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण किसी भी नक्षत्र का, 6:40 दूसरा चरण किसी भी नक्षत्र का, 10 डिग्री तीसरा चरण किसी भी नक्षत्र का और 13 डिग्री 20 मिनट पे आपका एक नक्षत्र पूर्ण हो जाता है और 4 नवांश उसमें आ जाते हैं। तो आप 3-20 जोड़ते चले जाएं, 3-20, 6:40, 10,
13-20, 16-40, 20, 23-20, 26-40, 30, यानी आपके 2.5 नवांशा में, क्योंकि 13-20 तक 1 और 26-40 तक 2 नवांश, 2 नक्षत्र पूरे हो जाने पर जो 3-20 आएगा, 2.25 नक्षत्र किसी एक राशि स्पैन में आ जाते हैं। ये भी आपको यहां से समझ आ जाता है, क्योंकि एक राशि स्पैन 30 डिग्री का है और ये किसी भी नक्षत्र के 4 चरण जो पूरे एक राशि में हो जाते हैं, और एक 3 डिग्री 20 मिनट यानी 2.25 नक्षत्र किसी भी एक राशि में कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि हमारे 9 नवांश होते हैं। यानी 2.25 नक्षत्र 9 नवांश के बराबर है। तो ये मित्रों आप 3-20 जोड़ते चले जाएंगे तो 30 डिग्री के स्पैन तक आपको 9 नवांश मिल जाएंगे। अब हम इसे किसी उदाहरण से समझें। ये उदाहरण एक कर्क राशि का है। यहां देखें, सबसे पहले नवांश बनाने के लिए हमें नवांश लगन बिठाना है। तो सबसे पहले लगन की डिग्री देखेंगे। यहाँ पर लगन की डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट है। 23 डिग्री 3 मिनट हम अपने इस नवांशा की डिग्री में देखेंगे तो ये 7वां नवांश है। 23 डिग्री 20 मिनट तक 7 नवांश पूरे होते हैं, यानी हमारा ये है 23 डिग्री 3 मिनट का नवांशा, जो 7वां नवांश। राशि यहाँ कर्क है, तो हमारी गिनती चर राशि वाली, जल तत्व वाली कर्क ही राशि का लगन है। तो यहाँ कर्क से गिनती आरंभ 7वें नवांश तक, यानी कर्क से 7 भाव गिने तो मकर राशि आती है। हमारा लगन नवांश का मकर लगन बन गया। अब लगन में देखें कौन सा ग्रह बैठा है। जो भी ग्रह बैठा है उसको बिठाए। सबसे पहले लगन में हमारे यहाँ सूर्य बैठा है 28 डिग्री 23 मिनट। अब हम 28 डिग्री 23 मिनट देखें तो ये 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर, यानी हमारा 8वां नवांश तो 26-40 पे कंप्लीट हो गया। 9वां नवांश 30 डिग्री के स्पैन का सूर्य 9वें नवांश में है। 9वें नवांश में कर्क से फिर से वहीं से गिनती, क्योंकि चर राशि है कर्क जल तत्व की, तो सूर्य से 9 भाव गिनने पर आपको मीन राशि प्राप्त हुई। तो नवांशा में हमारा मकर लगन, तो मीन राशि तीसरे भाव की, सूर्य हमारा मीन राशि में बैठ जाएगा। दूसरे भाव में हमारे कौन से ग्रह बैठे हैं उन्हें देखें। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है उन्हें लगन से भाव के अनुसार बिठाएंगे तो कोई भी ग्रह छूटेगा नहीं। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा ग्रह देखिए रह गया। इसलिए लगन से देखते हुए चले दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भाव तक, तो आपको सभी ग्रहों की गिनती इजीली हो जाएगी। हमने देखा दूसरे भाव में मंगल और बुध बैठे हैं। बुध 11 डिग्री 33 मिनट है और राशि सिंह राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि। अग्नि तत्व में गिनती मेष से, और 11 डिग्री 33 मिनट का अर्थ है 10 डिग्री पूरे हो गए। और चौथे नवांश में हमारा बुध आ गया। अब मेष राशि से चौथा नवांश, तो मेष से 4 राशि आगे गिने तो कर्क राशि होगी। मेष, वृश्चिक, मिथुन और कर्क। तो कर्क राशि में आपका बुध आ जाएगा। अब मंगल देखें 16 डिग्री 4 मिनट।
16 डिग्री 4 मिनट, यहाँ देखे 16:40 पे 5वां नवांश, 13 डिग्री 20 से ऊपर और 16:40 से कम, तो 16 डिग्री 4 मिनट 5वां नवांश। गिनती फिर से वही हमारी मेष राशि से है, तो मेष से 5 राशि आगे गिनेंगे तो सिंह राशि आएगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। तो सिंह राशि में हमारा नवांश में मंगल आ गया। फिर आया हमारा तीसरे भाव में शुक्र, जो कि कन्या राशि में है। शुक्र की डिग्री 4 डिग्री 31 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश, तो 4 डिग्री का दूसरा नवांश हुआ 6:40 से पहले, तो दूसरा नवांश। और अब आप देखें कन्या राशि, कन्या राशि हमारी पृथ्वी तत्व की राशि में आती है, यानी गिनती हमें मकर से करनी है। नवांश हमारा दूसरा है, मकर से दूसरा नवांश मकर कुंभ, यानी कुंभ राशि में शुक्र नवांश में हम बिठा देंगे जहां पर कुंभ राशि बैठी। तो कुंभ राशि दूसरे भाव में है, हमने दूसरे भाव में शुक्र को बिठा दिया। अब आते हैं चंद्रमा पर। चौथा भाव चंद्रमा 19 डिग्री 51 मिनट का चंद्रमा है यहाँ पर। 19 डिग्री 51 मिनट यानी ये आपके 20 डिग्री के पास आ रहा है, तो छठा नवांश। तत्व तुला राशि का वायु तत्व है और गिनती चर राशि तुला ही है, तो तुला से छठा नवांश, यानी आप तुला से 6 घर गिने, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी नवांश में जहां मीन राशि है वहां आपने चंद्रमा को बिठा देना है। अब देखिए केतु, केतु वृश्चिक राशि में है, जल तत्व की राशि है, 13 डिग्री 26 मिनट। ये बहुत ध्यान रखना है, 13 डिग्री 26 मिनट है। 13 डिग्री 20 मिनट से 21 भी हो जाए तो वो नवांशा क्रॉस हो गया, यानी 5वां नवांश, तो ये 13-26 का है, ये भी 5वां नवांश हुआ। 5वां नवांश जल तत्व राशि, जल तत्व राशि की गिनती कर्क से, तो कर्क से 5 भाव आगे गिनेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, यानी वृश्चिक में वापस केतु नवांशा में भी वृश्चिक राशि में ही गया, वर्गोत्तम हो गया। इसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं, जो D1 D9 दोनों में ही उसी राशि में हो, जिस राशि में वो D1 में था उसी में नवांश में जाए तो वर्गोत्तम हो गया। अब ये केतु वर्गोत्तम वृश्चिक राशि में, तो हमारा राहु को गिनने की जरूरत नहीं रहेगी। आप केतु के 7वें भाव यानी उसके सामने राहु को बिठा दें। हम उसके बाद देखें छठा भाव खाली है और 7वें भाव में शनि बैठा है। शनि 15 डिग्री 4 मिनट और ये है पृथ्वी तत्व का है, मकर राशि है। 15 डिग्री 4 मिनट, 16 डिग्री 4 से कम, 13 डिग्री 20 से ज्यादा, यानी 5वां नवांश। 5वें नवांश में गया, गिनती मकर से, मकर से 5 घर आगे गिनेंगे, क्योंकि ये जो पृथ्वी तत्व की चर राशि है मकर है, तो मकर से ही हम गिनना शुरू करेंगे। तो मकर से 5 भाव आगे गिनेंगे, वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि में हमारा शनि नवांश में बैठ जाएगा, जहां राहु पहले ही बैठा है। उसके बाद हमने देखा जुपिटर की बारी आई। जुपिटर यहाँ अष्टम भाव में है, 3 डिग्री 41 मिनट, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश, 3 डिग्री 41 यानी वो दूसरे नवांश में गया। 3:20 से ज्यादा, 6:40 से कम, तो
3:41 यानी दूसरा नवांश कुंभ राशि। कुंभ राशि कौन से तत्व की है? वायु तत्व की। यहाँ जल तत्व राशि तुला, तो गिनती तुला से दूसरा नवांश कौन सा हुआ? वृश्चिक। तुला वृश्चिक, ठीक है। तो तुला से वृश्चिक में वृश्चिक नवांश में जुपिटर हमारा आ गया। अब इसके बाद हमने देखा बाकी भाव खाली है, तो हमारा ये क्लैरिटी आ गई कि कोई ग्रह नहीं बचा। अगर अब भाव वाइज देखते हैं तो हमारे क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ऐसे जाते हैं तो कई बार उसमें किसी ग्रह के छूटने के चांसेस रहते। ये हमने देखा नवांशा किस प्रकार से इजी वे से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब मित्रों एक चीज और कि नवांशा, जैसे मैंने बोला था कि ये नवांशा आपकी जो चाहत है उसे दिखाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है, और ये आपकी एक्चुअल लाइफ में क्या होगा उसे दिखाता है। हम यहाँ देखें, यदि शनि सप्तम भाव में मकर राशि में बैठा है तो विवाह को दिखाता है, विवाह डिले, और साथ ही कारक, क्योंकि शनि विवाह का कारक नहीं है। हम विवाह कारक को देखें तो वो यहाँ से कन्या में नीच का बैठा है, तो हम कारक को देखेंगे। जो स्त्री अगर विवाह है तो बृहस्पति को भी देखेंगे, और पुरुष का चार्ट है तो शुक्र को भी देखेंगे, फिर सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे। यानी यहां से हम देख रहे हैं सप्तम भाव बली है, चाहे वो शनि है। कारक जुपिटर अष्टम में बैठा है यदि स्त्री चार्ट है, और कारक शुक्र यदि पुरुष चार्ट है तो मीन या कन्या में नीच का बैठा है। अब इसे हम विवाह के संदर्भ में देखें तो यह शनि पंचम भाव में राहु केतु एक्सिस में हो गया। विवाह की शुभता देने वाला जुपिटर केतु के साथ स्कॉर्पियो यानी मंगल के नवांश में गया। यहाँ भी वो नवांश जो था वो राशि पीड़ित राशि थी बृहस्पति की विवाह के लिए, और वहां भी पीड़ित राशि में बिच्छू राशि में गया। यानी विवाह के संदर्भ में जो यहाँ सप्तम भाव बली था अब वो बली नहीं रहा। अब भले ही यहाँ जुपिटर सप्तम भाव को देखे, सप्तमेश को देखे, यहाँ पर हम देखें सप्तमेश फिर से यहाँ से तीसरे भाव में गया, तो वहां कारक शुक्र था, वहां नीच का। यहाँ सूर्य और चंद्र दोनों गए, जुपिटर की शुभ दृष्टि भी है, यहाँ पे शुभ प्लैनेट भी है बुध, उस पर भी शनि की दृष्टि। तो यहाँ सप्तमेश पीड़ित है, कारक पीड़ित है, तो इनके विवाह में इनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। ये हमें नवांशा देखने से बहुत आसानी से पता लगता है। लाइफ में ऊंचाइयां चाहे भली बहुत रही, लेकिन पति सुख बहुत ही कम रहा। ये हमें नवांशा देखने से क्लियर होता है। नवांशा से आप अपनी लाइफ के इवेंट देख सकते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड भी नवांशा से देख सकते हैं, और विवाह के संदर्भ में पूरा नवांश आपको ये बताता है कि विवाह के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे, पार्टनर कैसा होगा, सुखी विवाह होगा या दुखी विवाह होगा। अब इसकी डिटेल मैं आपको अपनी क्लास में दूंगी, और आज मैंने आपको केवल नवांशा बनाना सिखाया है। एक चीज और,
मैं आपको नवांशा में ही फिर से बताती हूँ कि हम नवांशा, जो नाड़ी ज्योतिष का नवांशा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था। नाड़ी नवांशा के लिए हम देखते हैं ये 9, 11 और 3 यानी मिथुन राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, जो कि 6, 8, 12 की राशियां हैं। ये राशियां क्या नवांशा में पीड़ित है, या उन राशियों में कोई ग्रह बैठकर पीड़ित है, तो वो पीड़ा का अनुभव कराएगा, सुख नहीं देगा। चाहे यहाँ पे 6, 8, 12 में कोई उच्च के ग्रह की राशि हो और नवांशा में वो ग्रह उच्च का हो जाए, चाहे केंद्र में बैठकर हो जाए, किंतु वो उच्च के लेवल की पीड़ा देगा, चाहे वह शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन संबंधित भाव से, जो उसका भाव जिसमें वो गया या जिसमें वो यहाँ था, उससे संबंधित पीड़ा अवश्य देगा। वो जिस भाव का स्वामी होगा उससे संबंधित पीड़ा अवश्य होगा। आप इसे अगर विस्तार से समझना चाहते हैं, नवांश को देखने की विधि, नवांश किस किस प्रकार से देखा जाए और कैसे, यहाँ पर मैं आपको अपनी क्लास में 64वें नवांश का भी आपको विस्तार से समझाऊंगी। कब वह शुभता देता है, कब वह अशुभता देता है, पुष्कर नवांश क्या होते हैं, ये सब आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो मैं देती हूँ उसमें सीख सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए D12 यानी पेरेंट्स चार्ट के ऊपर वेबिनार श्री वीपी गोयल जी के साथ हमारा 5 सितंबर को होगा। यह पेड वेबिनार है। आप अगर इसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810413384 पर मैसेज कीजिए, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स डिटेल इत्यादि की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमसे जुड़े रहें, मेरे वीडियो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।